नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ विनीता राहुरीकर जी की रचना माँ। माँ, तुम परसों किसी भी हालत में यहाँ पहुँच ही जाना। परसों मैं अस्पताल में एडमिट हो जाऊंगी और अगले दिन सुबह ऑपरेशन हो जाएगा। फोन पर अनन्या के मुंह से ये बात सुनते ही वैशाली के हाथ पैर फूल गए। क्या बात है बेटी, तुम्हारी डिलीवरी में तो अभी पूरे 17 दिन है, फिर अचानक क्या परेशानी आ गई कि एकदम से ऑपरेशन की इमरजेंसी आ गई? सब ठीक तो है ना? वह घबराकर बोली। माथे पर पसीना चहु चूहा आया। हाँ माँ, सब ठीक है। वो बात दरअसल यह है कि ऑफिस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आया है जो किसी भी कीमत पर मुझे ही करना है। अगर मैंने ड्यू डेट तक राह देखी तो समय पर ऑफिस ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी और प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल जाएगा। मेरे कैरियर के लिए यह प्रोजेक्ट करना बहुत जरूरी है। उधर से अनन्या का जवाब आया। क्या? वैशाली जैसे आसमान से गिरी। तुम एक मामूली प्रोजेक्ट के लिए अपने बच्चे की जान से खिलवाड़ कर रही हो, प्रीमेच्योर डिलीवरी करवा रही हो। अनन्या, तुम पागल हो गई हो क्या? ओ माँ, इतना परेशान मत हो। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। बच्चा पूरा डेवलप हो चुका है, कोई खतरा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन इंक्यूबेटर में रखना पड़ेगा बस। अनन्या बोली। अरे तू माँ है या कसाई? एक मासूम बच्चे से माँ की कोख में पलने के नैसर्गिक अधिकार को भी छीन रही है। वैशाली ने गुस्से से कहा। क्या करूँ माँ, मेरी भी मजबूरी है। मेरा करियर 4-5 साल पीछे चला जाएगा। तुम तो जानती हो मैंने कितनी मेहनत की है। अब तो अवसर मिला है अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने का। तुम बस समय पर आ जाना। अनन्या ने बिना माँ का जवाब सुने फोन काट दिया। वैशाली ने अपना सर पीट लिया। ये कमबख्त किस तरह की माँ है? एक भौतिक वस्तु के चलते अपनी कोख में पलती नन्ही सी जान के साथ जबरन खिलवाड़ कर रही है। उसका पारंपरिक मन किसी भी तरह से इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि बच्चे को यूं जबरदस्ती समय से पहले माँ के पेट से बाहर निकाल लिया जाए। मात्र तब तो कितना सुखद एहसास होता है। एक एक पल अपने बच्चे को अपने अंदर भरते हुए महसूस करना, उसकी हलचल से पुलकित होना। और ये लड़की ऐसे में ही इस सुख से वंचित हो जाना चाहती है। वैशाली को उस अजन्मे शिशु के लिए चिंता भी हो आई और मन करुणा से भर उठा। पता नहीं बेचारे ने पिछले जन्म में क्या पाप किए होंगे जो ऐसी नालायक माँ की कोख में आ गया। वैशाली का मन जब बहुत परेशान हो गया तो वो बाहर पति के पास जाकर बैठ गई। वे पेपर पढ़ रहे थे। पेपर में नज़र गड़ाए हुए ही उन्होंने पूछा। क्या हुआ? अभी फोन पर किस पर चिल्ला रही थी? आपकी लाडली पर, वैशाली भुनभुनाती हुई बोली। क्यों, क्या हुआ? पति की नज़रें पूर्ववत पेपर पर जमी हुई थी। तब वैशाली फट पड़ी। उसने अनन्या से हुई सारी बातें कह सुनाई। सुनकर शेखर भी स्तंभ हो गए। पेपर एक ओर रखकर वे गुमसुम से बैठे रहे। आधे घंटे तक इस विषय पर भावनात्मक बातचीत करने के बाद शेखर यथार्थ में वापस आए। जो हुआ सो हुआ। अब महत्वपूर्ण यह है कि वैशाली समय पर बेंगलुरु कैसे पहुँचे। भोपाल से बेंगलुरु डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं है। भोपाल से पहले मुंबई और फिर मुंबई से बेंगलुरु जाना पड़ेगा। शेखर कंप्यूटर खोलकर फ्लाइट बुक करने लगे। भाग्य से बस 2 ही सीटें बची थी। शेखर ने एक सीट वैशाली की बुक कर दी। चलो, इस हाईटेक जमाने के कुछ फायदे तो जरूर हैं। वैशाली तो निश्चित थी कि अभी बहुत समय है जाने में, लेकिन अब एकदम से हड़बड़ा गई। वह पड़ोस में जाकर उनके रसोइये से बात कर आई कि जब तक वे नहीं हैं तब तक वे आकर सुबह शाम शेखर का खाना बना दिया करे। शेखर के खाने पीने की चिंता से निवृत्त होकर वैशाली ने अपने कपड़े लत्ते सहेजे। 15-20 दिन वहां रहकर अनन्या और बच्चे को लेकर वे भोपाल आ जाएंगी। भाग्यवान है अनन्या, उसे खूब भले सास ससुर मिले हैं, वरना आजकल की लड़कियों के सामने करियर के चलते बच्चे पालना कितना मुश्किल हो जाता है और कैरियर के चलते माँ भी कहाँ बनना चाहती हैं। अनन्या की उम्र भी 30 पार हो गई थी। उसके सास ससुर के सामने वैशाली खुद को अपराधी सा महसूस करने लगी थी, क्योंकि उनकी बेटी ही अपने कैरियर में
नई ऊंचाइयों को छूने की हसरत में परिवार बढ़ाने को तैयार नहीं थी। जब अनन्या ने वह के 34 बरस पूरे कर लिए, तब उन्होंने अनन्या के पास जाकर उसे खूब समझाया, मनाया, हाथ पैर जोड़े, कस्में दी, आयुष और उसके माता पिता की इच्छा का मान रखने का वास्ता दिया। तब कहीं जाकर वह माँ बनने को तैयार हुई। वो तो भगवान की दया से अभी तक सब ठीक ठाक है और माँ बच्चा दोनों स्वस्थ है, नहीं तो 35 बरस की उम्र में कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। वैशाली अपना सूटकेस जमाने लगी। पहले बेटियां प्रसव के लिए मायके आती थी, अब माँ को जाना पड़ता है। पहले खुशखबरी मिलते ही झबले सिलने और स्वेटर बुनने का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता था। अब बाजार में सब रेडीमेड मिल जाता है। छोटी छोटी बातों से जुड़ी हुई मातृत्व की नन्ही नन्ही खुशियों के धागे इस पीढ़ी में विलुप्त हो गए हैं। नियत दिन सुबह ही वैशाली बेंगलुरु पहुंच गई। ड्राइवर उसे लेने नियत समय पर एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। घर पहुंची तो अनन्या और आयुष दोनों ही घर पर नहीं थे। आयुष तो ठीक है, लेकिन अनन्या को तो आज घर पर होना चाहिए था। सास ने बताया कि आज वह अपने महत्वपूर्ण काम पूरे करने गई है, क्योंकि कल से तो वह छुट्टी पर रहेगी। शाम के 7 बजे अनन्या और आयुष घर आए। दूसरे दिन सुबह समय पर आयुष अपने माता पिता को लेकर अस्पताल अनन्या को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। बाहर सब लोग आतुरता से नए मेहमान के आने की प्रतीक्षा करने लगे। 40 मिनट बाद नर्स ने आकर खबर दी कि बेटा हुआ है। बच्चा कैसा है? अनन्या कैसी है? बच्चा बाहर लाकर कब दोगी? सबने मिलकर ढेर से सवाल पूछ डाले। बच्चा ठीक है, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। अनन्या बिल्कुल ठीक है, अभी स्टिचेस लग रहे हैं, थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे, नर्स ने मुस्कुराकर कहा और तेजी से अंदर चली गई। सबके चेहरों पर राहत के भाव आ गए। कुछ ही देर बाद अनन्या को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर नींद और पेन किलर का इंजेक्शन देकर चली गई। वैशाली का मन बच्चे के लिए छटपटा रहा था। तभी नर्स ने आकर कहा कि नर्सरी में चलकर बच्चे को देख लो। वैशाली और उसकी समधन अरुणा दोनों नर्स के साथ दौड़ पड़ी। देखा बच्चा इंक्यूबेटर में है। गोरा गदगदा प्यारा सा शिशु सिर्फ डायपर पहने बिना कपड़ों के तेज लाइट के नीचे पड़ा रो रहा था। वैशाली और अरुणा का दिल तार तार हो गया। नानी, दादी, दादाजी, बाप सब यहाँ पर है, लेकिन यह मासूम अपनों की गोद को तरसता हुआ यहाँ अनाथ की तरह अकेला पड़ा बिलख रहा है। दोनों की आंखें भर आई। पहली बार वैशाली को बेटे की उच्च शिक्षा पर क्रोध आया। इससे तो अच्छा है अनन्या बीए एमए कर लेती। बच्चे का बिलखना उनसे देखा नहीं जा रहा था। नर्स ने बोतल में पाउडर का दूध बनाकर डाला और बोतल बच्चे के मुंह से लगा दी। वैशाली के मन को एक और धक्का लगा। नर्स के कहने पर कि यहाँ ज़्यादा देर रुकने की परमिशन नहीं है, बेमन से दोनों वापस आ गई। वैशाली का मन बहुत बूझ गया था। उसे अनन्या से बात तक करने का मन नहीं कर रहा था। 6 दिन बाद जब बच्चा अब पूरी तरह स्वस्थ है कहकर डॉक्टरों ने उसे घर ले जाने की बात करके वैशाली की गोद में दिया, तब उसके कलेजे को ठंडक मिली। अब वैशाली और अरुणा ही रात दिन बच्चे की देखभाल करती रहती। अनन्या दिन पर फोन पर या लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम करती रहती। 20-22 दिन बाद ही उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अब तो वह इतना व्यस्त हो गई कि 5 मिनट भी बच्चे के पास बैठ नहीं पाती थी। अपनी बेटी का व्यवहार देखकर वैशाली अरुणा के सामने संकोच से गड़ जाती। आयुष तब भी बच्चे पर जान छिड़कता और जब भी समय मिलता बच्चे को संभालता। दिन पर दिन बीत रहे थे। शेखर वहां अकेले उकता गए थे। वैशाली भी अब घर वापस जाना चाहती थी। उसने अनन्या से अपने साथ भोपाल चलने को कहा, मगर उसने साफ मना कर दिया कि जिस प्रोजेक्ट के लिए उसने अपनी डिलीवरी जल्दी करवा ली, अब उसे छोड़कर वह कहीं नहीं जा सकती। अगर वैशाली जाना चाहे तो जा सकती है, वह बच्चे के लिए आया रख लेगी। वैशाली सन्न रह गई। बच्चे को आया के हाथ सौंपने का तो वह सोच ही नहीं सकती थी। अनन्या बच्चे को जन्म देकर भी माँ नहीं बन पाई, मगर वह तो पहले से ही माँ है ना। वैशाली ने कठोर शब्दों में उसे समझाना चाहा तो वह बहुत मायूस और दुखी स्वर में बोली,
माँ, यह उच्च शिक्षा का भूत भी तो तुमने ही मेरे सर में भरा था न। तुम ही कितनी ज्यादा महत्वाकांक्षी थी अपनी इकलौती बेटी को लेकर कि यह तो बेटों से भी ज्यादा ऊंचा मुकाम हासिल करेगी, और अब तुम चाहती हो कि मैं वहां से नीचे आ जाऊं। तो अब यह नहीं होगा माँ। अब यह मुकाम ही मेरी जिंदगी है, मेरा सपना है। तुमने ही दुनिया भर की औरतों के उदाहरण प्रस्तुत करके ऊंचाई पर चढ़ने को प्रेरित किया, और अब नीचे खींच रही हो। कुछ महीनों की खातिर मेरी उम्र भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तुमने पढ़ाई में हमेशा मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया। कभी मैं थक जाती, हताश हो जाती परीक्षा के समय, तो तुम ही मेरा संबल बनती, मेरा मनोबल बढ़ाती। तुमने शिक्षा में मेरा इतना साथ दिया, अब जिंदगी के इम्तिहान में भी मेरा साथ दे दो माँ। फिर वह सास से बोली, मुझे गलत मत समझिए, अपने बेटे से मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसकी ओर से लापरवाह नहीं हूँ। बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझसे भी ज़्यादा प्यार करने वाले और सुरक्षित हाथों में है वह। आप दोनों के रहते मैं पूर्णतः निश्चित हूँ। कुछ महीनों की बात है, बस मेरा साथ दे दीजिए प्लीज। अनन्या अपना बैग उठाकर थके कदमों से ऑफिस के लिए निकल गई। वैशाली और अरुणा एक दूसरे से नजरें चुराती हुई चुपचाप खड़ी रह गई। सच ही है, इस हाईटेक जनरेशन को जन्म देने वाले तो हम ही हैं न। हमने उन्हें पारिवारिक मूल्य और महत्व सिखाए ही कहाँ है। बचपन से ही हम उन्हें बस बड़ी बड़ी डिग्रियां और मल्टीनेशनल कंपनियों में ऊंचे पद हासिल करने की ही शिक्षा देते हैं। भूल तो कहीं न कहीं हमसे ही हुई है। हमने ही इस पीढ़ी को रूढ़ियां तोड़कर आसमान छूने को प्रेरित किया। अब कैसे उम्मीद करें कि वे धरती पर घोंसला बनाकर रहे। बस चिंता तो अनन्या की सेहत की थी, पर कुछ पाने का मूल्य तो हमेशा चुकाना पड़ता है। हमें अगर मूल्य चुकाने पड़े और इस हाईटेक जनरेशन को अलग मूल्य चुकाने पड़े, और अन्याशा ही वैशाली और अरुणा को इस हाईटेक माँ से सहानुभूति हो आई। बेचारी दोनों मोर्चों पर पिस रही है। दोनों देर तक अपनी सोचों में डूबी खड़ी रही। अंदर बच्चा नींद खुल जाने पर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर दोनों चौंक गई और तत्परता से कमरे की ओर भागी। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी।